झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। कोई पूछे कि अमृतकाल की 56 इंची सरकार को एक शब्द में कैसे परिभाषित करोगे, तो कह दीजिएगा कि वो शब्द है झूठ। जी हां, कल देश की राजधानी में जो कुछ हुआ वो हम सब ने देखा। बच्चों को जिस बेरहमी से पीटा गया, जो बदसलूकी की गई, खून बहाया गया, पैलेट गन से हमले हुए, आंसू गैस के गोले मारे गए, दड़ा दड़ा के छोटी छोटी बच्चियों को पीटा गया, लोगों के सर फोड़ दिए गए और नौजवानों को पीटा गया। दूसरी तरफ आंदोलन से जुड़े हुए मुख्य लोगों के साथ जो हुआ, जेपी नड्डा के घर पर जो हुआ, वो सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। हालांकि इन सब के बीच बहुत सारे सुरक्षाकर्मी भी घायल हुए हैं, लेकिन सवाल है कि इन सब का जिम्मेदार कौन है और नड्डा ने किस तरीके से झूठ का नया पुलिंदा बांधा है, वो भी देखने सुनने लायक। इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी ने भी शायद पहली बार इस मामले पर मुंह खोला है, लेकिन जो बोला है कथित रूप से, उसके भीतर से भी तमाम सवाल निकलते हैं। सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने देश से माफी मांगा है और अभी थोड़ी देर पहले दिल्ली हाईकोर्ट में जब कुछ वकीलों ने नौजवानों पर बर्बरता को लेकर सवाल उठाया, तो दिल्ली हाईकोर्ट अमृतकाल का असली चेहरा दिखा रहा है। इन सब पर एकदम तगड़ी वाली चर्चा करेंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा। कल के दिन ही आपने एक बार फिर से नमूना देख लिया है कि कैसे देश का गोदी मीडिया भारत का सबसे बड़ा गद्दार है और उसने अपने देश की जनता को ही गायब करने का फैसला कर लिया है। सोशल मीडिया न होता तो शायद देश और दुनिया को पता भी न चलता कि भारत में क्या कुछ हो रहा है। इसलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, शेयर करिए, यह आपकी नागरिक जिम्मेदारी है। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली हाईकोर्ट की। दरअसल कॉकरोच जनता पार्टी के संसद मार्च मामले पर कुछ वकीलों ने पीआईएल के माध्यम से दिल्ली हाईकोर्ट से कहा कि प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने बहुत ज्यादा बल प्रयोग किया है। इतना सुनते ही कोर्ट ने कहा कि अदालत को इन सब में मत घसीटो, ये कल आएगा। यानी दिल्ली हाईकोर्ट देश की एक संवैधानिक अदालत कह रही है कि दिल्ली में कल जो हुआ उसमें कोर्ट को मत घसीटो। अब खबरदार कोई ये सवाल नहीं करेगा कि कोर्ट है किस लिए। देश के लाखों छात्र अपनी मजबूरियां, अपनी समस्याओं को पीछे छोड़ते हुए, किसी के पास दिल्ली में रहने की जगह नहीं है, किसी के पास खाने की जगह नहीं है, कोई बिना किराए के, बिना टिकट ट्रेन में बैठकर दिल्ली पहुंच गया अपना हक और अपना अधिकार मांगने। किसी से भीख मांगने नहीं गया, न चोरी करने गया, न डकैती डालने गया, और उसे मोदी शाह की पुलिस ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। इतनी बर्बरता दिखाई जितनी आतंकवादियों के साथ दिखाई जाती है। वर्तमान सत्ता के लिए देश के युवा ही आतंकवादी नजर आने लगे हैं। उसी राजधानी में यह सब कुछ हो रहा है और वहीं की अदालत कह रही है कि हमें इन सब में मत घसीटो। सवाल है कि आपको कहां घसीटा जाए, आपका काम क्या है, आपकी जिम्मेदारी क्या है। आखिर देश की अदालतें बनाई किस लिए गई हैं? जनता जब हर तरफ से नाउमीद होती है तो अदालतों का रास्ता अपनाती है, और अदालतें कहने लगे कि कोर्ट को इन सब में मत घसीटो, तो फिर आदमी जाए तो जाए कहां? बहरहाल देश के युवाओं के भीतर जो हताशा आई है, जो नाराजगी पैदा हुई है, जो उनका गुस्सा फूटा है, इसमें अदालतों में बैठे उन तमाम बेईमान जजों का भी पूरा रोल है, जिन्होंने संविधान और देश की जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारी न निभाते हुए किसी सत्ता को अपना मालिक समझ बैठा है। हमारी न्यायपालिका में आज भी बहुत सारे जज हैं जो ईमानदारी से न्याय के लिए काम करते हैं, मगर या तो उन्हें सजा मिलती है या फिर तरह तरह से परेशान किया जाता है, क्योंकि वो सत्ता के आगे झुकते नहीं है। अब सबसे पहले ये सुन लेते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा है। मगर क्या कहा है ये जानने से पहले आपको यह बता देते हैं कि कहां कहा है। पार्लियामेंट की लाइब्रेरी बिल्डिंग के एक ऑडिटोरियम में एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग को संबोधित करते हुए कहा है। सोचिए कि मंच कौन सा चुन रहे हैं युवाओं से बात करने के लिए। कल जब युवा संसद तक पहुंचे तो अपनी काली काली बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठ के फुर फुर प्रधानमंत्री निकल लिए वहां से, और आज अपने सांसदों के बीच बैठकर कह रहे हैं कि युवाओं को गुमराह किया जा रहा है। उन्हें भड़काइए नहीं, उन्हें सही रास्ता दिखाइए। गलत रास्ते पर जाना आसान है, लेकिन सही रास्ते पर वापस आना बहुत मुश्किल है। सवाल है कि हुजूर, हर साल तो आप परीक्षा पे चर्चा करते हैं ना, न जाने कितने करोड़ उस बेमतलब की चर्चा पे फूंक देते हैं। आप ही युवाओं को समझा लीजिए, चले जाइए उनके बीच। कह रहे हैं कि हमें युवाओं को सही रास्ते पर लाना है, ये हमारी जिम्मेदारी है। वाह क्या बात है, हुजूर की जबान से जिम्मेदारी शब्द निकला तो सही। प्रधानमंत्री ने कहा है कि पेपर लीक घोर पाप है और इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मगर सवाल तो यह बनता है कि अगर पाप है तो पाप करने वाले भी होंगे। हे महामानव, बताइए कि वो पापी कौन है? आपकी सत्ता से उन पापियों का क्या रिश्ता है? यदि पाप हुआ है तो पापी भी हैं और पापियों को पालने वाले पापी भी हैं। जितनी भी गिरफ्तारियां हुई हैं वो किस संघ या किस राजनीतिक दल के करीबी बताए जा रहे हैं, किन पार्टियों के नेताओं के साथ उनकी तस्वीरें सामने आती है, किन से रिश्ते निकल रहे हैं, और तो और जिनकी जिम्मेदारी थी इस पाप को रोकने की, उनकी क्या जवाबदेही है? ये पाप हुआ है तो पाप नहीं होने देना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? शिक्षा मंत्री की, आपकी सरकार की, खुद आपकी। लेकिन आप पूरी तरह से फेल हो गए, असफल हो गए। आपकी नजरों के
सामने ये पाप हुआ है, आपने जिम्मेदारी शब्द का इस्तेमाल कर ही लिया है तो थोड़ा जिम्मेदारी निभा भी दीजिए। जो छात्र सालों साल पढ़ाई करते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, कौन है जो इन्हें इस कदर गुमराह कर लेगा कि वो अपनी जान दांव पर लगा के आपकी पुलिस के सामने डट के खड़े हो जाएं? क्या प्रधानमंत्री युवाओं के लिए गुमराह शब्द का इस्तेमाल करके भारत के युवाओं का मजाक नहीं बना रहे? शायद मॉब लिंचिंग और गोरक्षा के नाम पर हत्याएं करने वालों को जिस तरह से गुमराह करके आतंकी बनाया गया है, इनके लोगों ने बनाया है कथित रूप से, उसी रूप में हुजूर देश के तमाम युवाओं को भी देख रहे हैं कि उन्हें भी गुमराह कर लिया गया है। हुजूर का कहना है कि पेपर लीक के दोषियों को सजा मिलेगी। सवाल है कि कब मिलेगी? 12 साल की आपकी सरकार हो गई, पेपर लीक के कितने दोषियों को आपने सजा दिया? और यदि दिया होता तो क्या लगातार एक के बाद एक ये पेपर लीक हो रहा होता? ये पाप कोई पहली बार तो हुआ नहीं है। आखिर कितने पापियों को आपने सजा दिया है? जब पेपर लीक होता है, लगातार आए दिन पेपर लीक की खबरें आ रही हैं। पेपर लीक होता है, परीक्षा कैंसिल होती है, दोबारा परीक्षा होती है, फिर से परीक्षा में गड़बड़ी हो जाती है। अभी नीट का जो रिजल्ट आया, री नीट का जो रिजल्ट आया, उसको लेकर कितने बच्चों ने सबूत दिखाते हुए वीडियो जारी किया। सब बता रहे हैं कि किस तरह 17 तारीख को रिजल्ट कुछ और होता है, 18 तारीख को उनका रिजल्ट बदल गया, किसी का 15 नंबर कम हो गया, किसी का 600 नंबर कम हो गया 720 में से। यानी कथित रूप से पूरी व्यवस्था ध्वस्त कर दी जा चुकी है और हुजूर कह रहे हैं कि युवाओं को गुमराह किया जा रहा है। सवाल है कि गुमराह कौन कर रहा है और क्या इस देश के युवाओं की मानसिक स्थिति इतनी कमजोर है, इतनी बेगैरत है कि उन्हें आंदोलन के लिए गुमराह किया जा सकता है? यदि गुमराह किया ही जा सकता था तो पिछले 12 साल में सत्ता ने कौन कौन से धतकर्म नहीं किए? आपने बेमतलब नोटबंदी कर दिया, देश की अर्थव्यवस्था डवाडोल हो गई, देश में तालाबंदी कर दिया, लोगों की जिंदगी खराब हो गई, पीएम केयर फंड बनाकर न जाने कितने अरब रुपए लूट लिए, इलेक्टोरल बॉन्ड में न जाने कितने अरब लूटे, देश भर के मंदिरों को लूटा जा रहा है, करोड़ों अरबों की चोरी हो रही है, डकैती हो रही है, राम मंदिर के नाम पर, राम के नाम पर आपने कितना तांडव नहीं मचाया आपके लोगों ने, और फिर उसको भी लूट लिया। चीन ने कथित रूप से हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया, आतंकवादी घर में घुस के मार के चले जाते हैं, अमेरिका ने लगातार हमें नीचा दिखाया है, प्रचंड स्तर पर महंगाई है, डीजल पेट्रोल के नाम पर लगातार आप लूट रहे हैं, बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है। कोई मुद्दा बताइए जिस पर आप सफल हो। 2 करोड़ रोजगार देने का वादा लेकर आए थे और सब कुछ झूठ निकला। तो और ध्यान दीजिए, तमाम अखबारों में ये बात छप गई है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि पेपर लीक पाप है, लेकिन कल जो दिल्ली पुलिस और तमाम फोर्सेज ने देश के युवा छात्रों और लड़कियों के साथ बदसलूकी किया है, जिस तरीके से उन्हें मारा पीटा है, उनका खून बहाया गया है, इसे लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने कोई भी दुख नहीं जताया है। एक बार भी नहीं कहा कि ये गलत हुआ, एक बार भी नहीं कहा कि छात्रों को जिस तरीके से पीटा गया वो ठीक नहीं है, एक बार भी अपनी गलती स्वीकार नहीं करते हैं। ये है इनका चरित्र और ये है इनकी संवेदनहीनता। इन्हें कोई दुख नहीं कि आपके बच्चों को पीटा गया है, और भला दुख होगा भी कैसे? पीटने वाले कौन हैं? ये पुलिस, ये अर्धसैनिक बल, ये सीएपीएफ की फोर्स यूं ही तो पीट नहीं रही, वो भी मजबूर है। सरकारों का आदेश मानकर पीटा जा रहा है, यानी जो पिटवा रहे हैं वो दुख भला जताएंगे भी कैसे? ये है भाजपाई सत्ता का कैरेक्टर। यदि देश के युवा इतनी आसानी से गुमराह हो सकते थे तो अब तक इनमें से किसी भी मुद्दे पर सड़क पर आ गए होते, लेकिन वो तब निकले हैं जब हर मुद्दा अति को छू गया है, जब उनके सामने भविष्य का काला अंधेरा दिखने लगा है, जब उन्हें पता चल गया है कि अब कुछ नहीं हो सकता, करो या मरो की स्थिति आ गई है, तब जाकर इस देश का युवा निकला है। और आप कह रहे हैं कि गुमराह है, तो गुमराह असल में कर कौन रहा है? प्रधानमंत्री को बताना चाहिए कि इस देश के युवाओं के बारे में वो क्या सोचते हैं। क्या उनकी नज़र में भारत के युवाओं की यही हैसियत है? क्या पीएम की नजर में भारत के युवाओं की यही हैसियत है कि वो गुमराह है? इस मामले पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने लिखा है कि प्रधानमंत्री मोदी भारत के इतिहास के सबसे बड़े युवा विरोधी प्रधानमंत्री हैं। इतने युवा विरोधी हैं कि एक नाकाम शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी नहीं ले सकते। 152 पेपर लीक, 7.5 करोड़ छात्र पीड़ित और सजा एक दोषी को भी नहीं, सजा मिला मेहनती युवाओं को। जब इन बच्चों ने शिक्षा के वाजिब सवाल उठाए तो जवाब में मिली लाठी और हिरासत। लीक करने वाले अपराधी आजाद हैं, मुद्दे उठाने वाले छात्र घसीटे जाते हैं, पीटे जाते हैं। ये सरकार सिर्फ युवाओं को नाकाम नहीं कर रही, उन पर टूट पड़ी है। वैसे यहाँ राहुल गांधी ने एक वीडियो भी जारी किया है, मैं उस वीडियो को दिखाना भी चाहता था लेकिन नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि ऐसा लगता है कांग्रेस की टीम में, राहुल गांधी की टीम में मूर्खों की पूरी जमात बैठाई गई है। आप देखिए तो इस आंदोलन में भी ज्यादातर हिंदी स्पीकिंग ने हिस्सा लिया है। देश में सबसे बड़ी आबादी हिंदी बोलने वालों की है, राजधानी में भी ज्यादातर लोग हिंदी ही बोलते हैं, लेकिन न जाने वो कौन विद्वान है
जो राहुल गांधी को ज्ञान देता है कि अंग्रेजी बूकिए। संसद में भी देश के मुद्दों पर बोलने जाते हैं तो अंग्रेजी बुकना शुरू कर देते हैं। देश के गरीबों पर बोलते हैं तब भी अंग्रेजी में बतियाते हैं। अरे भाई, अंग्रेजी बोलना अच्छी बात है, सबको पता है आपको अंग्रेजी अच्छी आती है, लेकिन पूरे देश को अंग्रेजी नहीं आती है। जनता से कनेक्ट होना है तो आपको उन स्थानीय भाषाओं में बोलना पड़ेगा जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग बोलते हैं। मैं नहीं कह रहा कि आप तमिल बोलिए, कन्नड़ बोलिए, लेकिन जो भाषा आपको आती है कम से कम उसमें तो बात कर सकते हैं। जब देखो खड़े हो जाते हैं अंग्रेजी बुकने। अंग्रेजी उस जगह बोलिए जहां उसकी ज़रूरत हो। जब जाइए विदेशी मंच पर तो बोलिए, अच्छा बोलते हैं आप। भारत की बड़ी आबादी से कनेक्ट होना है तो या तो बात हिंदी में करिए या फिर हिंदी अंग्रेजी दोनों में कर दीजिए। इतनी सी बात कांग्रेसियों को कब समझ में आएगी पता नहीं। बहरहाल, अभी हाल ही में राम मंदिर की लूट के मामले पर कांग्रेस के तमाम प्रवक्ताओं ने देश भर में घूम घूम के प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, लेकिन उनके निठल्लेपन का अंदाजा इसी बात से लगाइए कि एक कैमरा और एक माइक इनके पास नहीं है। ऐसा लग रहा था 20 साल पुराने किसी नोकिया के फोन से 20 फीट दूर बैठकर किसी बच्चे ने इनका वीडियो शूट किया है। ऐसी वीडियो जो न देख सकते हैं न दिखा सकते हैं। ऐसी दुर्व्यवस्था के साथ ये लोग चले हैं भाजपाई सिस्टम से लड़ने। क्या इतनी पुरानी पार्टी के पास जो दशकों तक इस देश में सरकार चला चुके हैं, एक कैमरा और एक माइक नहीं है? ये हो नहीं सकता। जाहिर सी बात है, मिसमैनेजमेंट है। या तो घुसपैठियों ने इनका सब कुछ बिगाड़ रखा है जानबूझकर और इनकी आंखों पर पट्टी बनी है। मगर सवाल यह भी है कि कुछ बुद्धि अपने पास भी तो होती है। अगर कोई कह भी रहा है कि अंग्रेजी बोलिए, तो क्या राहुल गांधी के पास अपना दिमाग नहीं है कि जो भाषाएं आती हैं, कोई भी वक्तव्य जारी करना है तो उन सभी भाषाओं में जारी कर दें, जनता से कनेक्ट किया जाए, ज्यादातर जो लोग भाषा बोलते हैं, जो भाषा बोलते हैं उसी में बात की जाए। बहरहाल, कुछ चीजें असाधारण होती हैं। वही हाल यहां भी नजर आता है। उधर कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दीपके ने लिखा है कि मैं अपने सभी सपोर्टर से, खासकर उन लड़कियों से माफी मांगता हूं जिन्हें पुरुष पुलिस अफसरों ने बुरी तरह से पीटा था। हम और बेहतर कर सकते थे। मैं आपको दिल्ली पुलिस के बुरे कर्मों से बचाने के लिए और बेहतर कर सकता था। उधर एक धर्मेंद्र प्रधान को बचाने के लिए, जो कि 20 से ज्यादा स्टूडेंट्स की मौत के लिए जिम्मेदार है, सरकार कई और यंग स्टूडेंट्स का खून बहाने को तैयार है। अगर आप घायल हुए हैं और ये देख रहे हैं तो प्लीज मुझे डीएम करें। मैं आपसे पर्सनली बात करना चाहता हूं और माफी मांगना चाहता हूं। हम आप सभी के लिए लड़ते रहेंगे। यानी अभिजीत युवाओं से माफी मांग रहे हैं दिल्ली पुलिस के कुकर्मों के लिए। अब जरा एक नजर इधर भी डालिए। कल जेपी नड्डा ने शाम के वक्त ये ट्वीट किया था और लिखा था कि आज सुबह पहली बार विद्यार्थियों की ओर से बातचीत के लिए हमें प्रस्ताव आया। पहले मौखिक बातचीत हुई, फिर 4 बजे मुझे लिखित याचिका दी गई। अब आशुतोष राणा ने यह ट्वीट करके कहा है कि जेपी नड्डा जी झूठ मत बोलो। आपकी सरकार को जब इस आंदोलन की ताकत का एहसास हुआ है तब आप लोग हताश हो गए, फिर इस बेकार की मीटिंग के लिए हमारे 4 घंटे बर्बाद कर दिए। आपको बता दें कि सौरभ दास और आशुतोष जेपी नड्डा से मिलने गए थे। कथित रूप से इन्हें जेपी नड्डा के घर में बिठाया गया। इनका फोन वगैरह भी जब्त कर लिया गया था। किसी से बात करने की इजाजत नहीं थी और कई घंटे तक इन्हें इंतजार करवाया। बातचीत का कुछ भी नतीजा नहीं निकला, यानी बेमतलब टाइम पास करवाया भाजपाई सत्ता ने। कल ही मैंने आपसे कहा था कि नड्डा किस तरह झूठ बोल रहे हैं कि पहली बार विद्यार्थियों की ओर से बातचीत का प्रस्ताव आया है। विद्यार्थी तो कई हफ्ते से बैठे हैं। किसने रोका था नड्डा जी आपको बात करने के लिए? आपको बातचीत करनी चाहिए थी। लेकिन यही भाजपाई सत्ता का कैरेक्टर है, यही संघ और बीजेपी का कैरेक्टर है। झूठ बोलो, बरगलाओ, टोपी पहनाओ। जब भी कोई आंदोलनकारी धरने पर बैठता है, प्रदर्शन करता है, तो ये सरकार की जिम्मेदारी होती है कि उन लोगों से जाकर बातचीत करे। और ये लोग तो लगातार बुला रहे थे, पत्र लिख के बुला रहे थे, लेकिन इतने दिनों से पूरी दुनिया में इस प्रदर्शन की चर्चा हो रही है। मोदी सरकार को पता नहीं था कि क्या हो रही है, उनकी डिमांड क्या है। वैसे एक बात यह भी है कि कॉकरोच जनता पार्टी के लोग क्या सोच के जेपी नड्डा से मिलने चले गए। जैसे ये बात सामने आई कि नड्डा से मिलेंगे, मेरी पहली प्रतिक्रिया यही थी कि जेपी नड्डा से मिलकर क्या करेंगे? क्या जेपी नड्डा के हाथ में कुछ है? ये वही है ना जिन्हें मोदी शाह की बराबरी में खड़े होने का अधिकार भी नहीं मिलता, पीछे ढकेल दिए जाते हैं लाइन से। ना तो ये शिक्षा मंत्री हैं, ना देश के प्रधानमंत्री हैं, ना ही इतनी ताकतवर है कि इनको कोई फैसला लेने का अधिकार हो। और निकला वही, जेपी नड्डा ने कह दिया कि हम ऊपर लेवल पर बात करेंगे, हाई लेवल पर। तो मुलाकात उनसे करनी चाहिए जिनके भीतर कोई फैसला लेने की क्षमता हो, जिनके हाथ में कुछ हो, जो खुद दूसरों के भरोसे चल रहे हों, दूसरों के इशारे पर चल रहे हों, लाइन से ढकेल दिए जाते हों। उनसे मिलकर आप क्या करेंगे? यही खेल किसान आंदोलन के वक्त भी अपनाया गया था। केवल टाइम पास किया जा रहा था। हम उनसे बातचीत करके बताएंगे, हम उनसे बातचीत करके बताएंगे। अरे भाई, उनसे बात कराओ ना जो फैसला लेने की ताकत रखते हो। यहां भी वैसी ही हरकतें नजर आ रही हैं। द हिंदू की एक खबर बता रही है कि दिल्ली पुलिस और अन्य सुरक्षा बलों को उम्मीद नहीं थी कि इतनी बड़ी भीड़ आने वाली है। वरिष्ठ अधिकारी
अधिकारियों ने बताया है कि हमने जितनी कल्पना किया था उससे ज्यादा भीड़ अचानक से बढ़ गई। हम सब हैरान रह गए। कड़ी सुरक्षा के बाद भी लोग संसद पहुंच गए। संसद से केवल 100 मीटर पहले ही उन्हें रोका जा सका। द हिंदू लिखता है कि पुलिस ने उन्हें बसें लगाकर संसद परिसर में घुसने से रोका, मात्र 100 मीटर पहले। यानी वो भीतर नहीं पहुंच पाए, लेकिन ऐसी जगह तक पहुंच गए जहां तक पुलिस ने सोचा नहीं था। प्रदर्शनकारियों में अधिकतर छात्र और युवा थे, प्रतियोगी छात्र थे। ये रिपोर्ट कहती है कि युवा जब संसद की तरफ बढ़ रहे थे तो पुलिस की तरफ से प्रतिरोध बहुत कम देखने को मिला। उधर सोनम वांगचुक को पुलिस ने पहले ही किनारे लगा दिया है। उनकी पत्नी का आरोप है कि अवैध हिरासत में रखा गया है। जब बात मुलाकात की आई तो पहले जिला मजिस्ट्रेट के साथ बैठक करने का ऑफर दिया गया, सीजेपी ने मना कर दिया। बताइए जिला मजिस्ट्रेट क्या फैसला ले सकता है? किस तरीके से देश के युवाओं को कीड़ा मकोड़ा समझा जा रहा है, अंदाजा लगाइए। सीजेपी के लोगों ने कहा कि नहीं, हम मजिस्ट्रेट से नहीं मिलेंगे। वो किसी उच्च राजनीतिक पदाधिकारी से बात करना चाहते थे तो जेपी नड्डा को थमा दिया, ले करो बात, दिन भर बैठ के टाइम पास करो। और फिर इसके बाद शुरू हो गया भाजपाई झूठ का सिलसिला। यानी जब तक सरकार को इस आंदोलन की ताकत का अंदाजा नहीं था तब तक पूरी तरह से इग्नोर करने की नौटंकी की गई। सिर्फ अपन झुकेगा नहीं दिखाने वाला इग्नोर किया गया, बाकी सारी व्यवस्था की जा रही थी बचने बचाने की। हमने पहले भी आपको बताया था, ढेर सारे सुरक्षा बल तैनात किए गए थे जगह जगह से बुलाकर। और अभी खबर है कि बहुत सारे सुरक्षा बलों को पानीपत टोल प्लाजा भेज दिया गया है, जो किसान आ रहे हैं पंजाब से उन्हें रोकने के लिए। तो कुल मिलाकर सरकार को जानकारी सब है, मगर अपनी मोटी चमड़ी और जनता को कीड़ा मकोड़ा समझने की आदत जो है वो जा नहीं रही। जब लगा कि आंदोलन बड़ा हो रहा है तो बातचीत की नौटंकी शुरू हो गई, फिर से वही हरकतें की जा रही हैं। प्रधानमंत्री का 2 लाइन बोलना भी मात्र दिखावा ही मानकर चलिए। सत्ता का कैरेक्टर कहता है कि होने वाला कुछ भी नहीं है। कल जिस तरीके से देश के युवाओं को मारा पीटा गया है, उनका खून बहाया गया, उनके आंसू बहाए गए, छोटी छोटी बच्चियां रोती बिलखती हुई नजर आ रही हैं, वो भारतीय लोकतंत्र के लिए सबसे शर्मनाक दिनों में से एक है। और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में लोकतंत्र की अम्मा के भीतर लोकतंत्र को कुचलने का सबसे घिनौना प्रमाण कल के देश में इस दुनिया ने देखा है। आज जो प्रधानमंत्री कथित रूप से अपने नेताओं के बीच, अपने सांसदों के बीच बैठकर पेपर लीक को पाप बता रहे हैं, कितना अच्छा होता यदि पहले उन्होंने जाकर इन युवाओं से बात कर लिया होता। और अभी भी मौका है, अभी भी जाकर इन छात्रों के बीच बैठ जाएं, उनसे बातचीत कर लें, उनकी बात सुन लें। नहीं तो 2-4 लोगों को बुलाकर अपने आवास पर ही मिल लें। महामानव है भाई, 56 इंची है, नॉन बायोलॉजिकल है। देश के युवाओं के बीच जाएंगे अपने आलीशान बंगले से निकलकर तो बेइज्जती हो जाएगी। कीड़े मकोड़े से कौन मिलता है? इतने बड़े आदमी हैं, विश्वगुरु हैं। बेरोजगार युवाओं को ही बुला लें, बेचारे भागे भागे आ जाएंगे वो तो आपके पास। आप तो जाएंगे नहीं, बहुत बड़े आदमी हैं।